तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो सारा का सारा तैयार हो। राजस्थान की ज्योग्राफी का आज बड़ा शानदार सा टॉपिक है। बड़ा प्यारा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है भाई। राजस्थान की ज्योग्राफी का एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई साहब ये सबसे बड़ा टॉपिक है। जो ये लगभग यानी कि 3-4 क्लासों में टॉपिक पूरा हो जाता है। हो सकता है इस टॉपिक की 5-6 क्लास हो जाए। लेकिन एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है और यहां से वो सवाल पूछेगा। और बड़ा शानदार तरीके से समझना। मैं ये कहता हूं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो राजस्थान ज्योग्राफी के बड़े शानदार टॉपिक हैं। जैसे जब जलवायु आता है तो बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। उसी प्रकार से भौतिक विभाजन आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी बड़ा शानदार है। ऐसा लगता है कि वास्तव में यार ज्योग्राफी इन्हीं चीजों के लिए बनी है। तो अपन बड़ा शानदार तरीके से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। और आराम से जुड़े रहना। नोट्स बनाने की तुम्हें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वैसे ही यानी का सारा तुम्हारी किताब में है, ब्रह्मास्त्र में। बस टॉपिक को समझो आराम से। नोट्स तुम्हारे साथ में है, किताब तुम्हारे साथ में, ब्रह्मास्त्र, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है। तो चलो भी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 या 2 मिनट किसी की अगर प्यारी प्यारी कमेंट हो तो आराम से बता सके भाई। हाँ, जयपुर में बुक कहीं से मिल जाएगी, आप किसी भी बुक स्टोर से जाकर ले आओ भाई। अच्छा, मैंने आपको आज देखा था, क्या बात है, हमारा सौभाग्य जो आपने हमें देखा। चलो भाई, राजस्थान का भौतिक विभाजन। यानी कि देखो, हमारा जो राजस्थान है ना वो अलग अलग है। उसका यानी का पूरा शरीर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। भाई भौतिक विभाजन है क्या? जैसे ये हमारा पूरा का पूरा राजस्थान है और इसका पूरा शरीर आपको अलग अलग भागों में देखने को मिलेगा। कैसे सर? कहीं पर राजस्थान में मरुस्थल देखने को मिलेगा, कहीं पर नदियां देखने को मिलेंगे, कहीं पर पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं पर पठार देखने को मिलेंगे। बस यही भौतिक विभाजन है भाई। मरुस्थल कहाँ पर देखने को मिलता है? मैदानों वाला क्षेत्र, नदियों वाला क्षेत्र हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? पठारी क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलेगा? अरावली की पहाड़ियां हम कहाँ पर देख सकते हैं? किन जिलों में जाएंगे तो हमें अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी? तो इस प्रकार से हमने पूरे राजस्थान का क्या कर रखा है? भौतिक विभाजन कर रखा है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रारंभिक बात बताऊंगा। हालांकि केवल ये बात तुम्हें समझनी है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आगे जब 1-2 बात आएंगी ना, तो ये बिना समझे तुम्हें फिर वो रट्टा मारने वाली चीज हो जाएगी। सर हम रट्टा मार लें, समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं इस चीज को तुम्हें बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जब यानी का मनुष्य ने नया नया पत्थर से प्रयोग करना शुरू किया था ना, यानी कि जैसे हम पाषाण काल बोल सकते हैं, उस समय पूरा विश्व एक पिंड के रूप में हुआ करता था, जिसे हम पेंजिया बोलते थे। ये पूरे विश्व की फोटो थी, लगभग यानी कि 306 मिलियन साल पहले की। अपने को कोई समय ध्यान नहीं रखना, केवल समझने के लिए बात है भाई। ठीक है। यानी कि 306 मिलियन वर्ष, यानी का लगभग ये मानो का पाषाण काल है, जब मनुष्य यानी का पत्थर से अग्नि जलाना सीख रहा था। उस समय पूरी पृथ्वी इस प्रकार से एक पिंड के रूप में हुआ करती थी, हम जिसे क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। हमारी पृथ्वी इस प्रकार से हुआ करती थी भाई। पूरी पृथ्वी ऐसी दिखती थी। और इसे क्या नाम दिया गया था? इसे पेंजिया नाम दिया गया था। और इस पृथ्वी के चारों ओर एक सागर था जिसका नाम था पेंथालासा सागर। मतलब इस पृथ्वी के चारों ओर पानी पानी था। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नीला नीला पानी था, जिसे क्या कहते थे? यानी कि जिसे पेंथालासा सागर है वो कहा जाता था। अब यानी कि देखो, पेंजिया के पृथ्वी के चारों ओर पानी पानी है। पानी का पड़ेगा दबाव। जैसे पृथ्वी के ऊपर दबाव पड़ा, पृथ्वी बेचारी दो भागों में टूट गई। ऊपर का भाग तो कहलाए अगारा लैंड और नीचे का भाग कहलाए गोंडवाना लैंड। यानी कि यह जो पृथ्वी है ना अपनी, ये दो भागों में टूट गई। सर किस प्रकार से टूटी? तो वास्तव में टूटी क्या? हाँ, ये यानी कि आज का विश्व का मानचित्र देखते हैं हम, जिसमें अपना भारत है ना, अपना भारत यहां पर है। हकीकत में ये दो भागों में टूटा हुआ है। तुम्हें यकीन नहीं ना? यानी कि आप इस प्रकार से देखो, पूरे के पूरे विश्व को जोड़ सकते हो। जैसे मान लो कि ये किनारा दिख रहा है, ये इसके नीचे चला जाएगा। ये किनारा है वो यहां पर आ जाएगा। ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है, इसके अंदर सेट हो जाएगी। ये जो भाग टूटा हुआ ना, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके चारों ओर पानी था, पानी का दबाव है, पूरी की पूरी पृथ्वी दो भागों में टूट गई।
ठीक है। अब यानी कि बीच में जो पानी आ गया ना उसको हमने कहा टिथी सागर। ऊपर का भाग कहला है अगारा लैंड, नीचे का भाग कहला है गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पानी आ गया उसको हमने क्या कहा, टिथी सागर कहा। थोड़ा सा मैं केवल तुम्हें समझा रहा हूं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। देखो भाई, एक मिनट, इसका कलर मैं थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूं, है ना। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी थी, जिसे हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे भाई। ठीक है सर। इसके चारों ओर क्या था, इसके चारों ओर सागर था भाई। ठीक है, यानी इसके चारों ओर पानी था। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा पेंथालासा। ठीक है। अब यानी कि इस पेंजिया के ऊपर, बेचारी के ऊपर दबाव पड़ा, दबाव ये सहन नहीं कर पाई, तो ये पेंजिया आगे जाकर दो भागों में टूट गई। ठीक है। इस प्रकार से एक भाग ऊपर का हो गया, एक भाग नीचे का हो गया, और बीच के अंदर भी पानी आ गया। ऊपर का भाग कहलाया अंगारा लैंड, नीचे का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पानी है उसको हमने कहा टेथी सागर। अपने राजस्थान में गोंडवाना लैंड और टेथी सागर के अवशेष है वो पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूंगा बेका, अपना जो मरुस्थल है वो टेथी सागर का अवशेष है, अपनी जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तब तुम समझोगे सर ये टेथी सागर क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, आप इनको कहां से लेकर आ गए क्या। इसलिए केवल समझाना जरूरी था कि इस प्रकार से अंगारा लैंड आया, बीच में जो पानी आ गया वो टेथी सागर था, और फिर यानी का गोंडवाना लैंड कहलाया। ये केवल नॉर्मल सी मैंने प्रारंभिक बातें हैं वो बताई हैं। आपकी किताब में इस प्रकार से फोटो भी दे रखी होगी। ठीक है। ये देखो, यानी कि ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाए, अंगारा लैंड कहलाए, जिसे लुरेशिया भी कहते हैं। नीचे का भाग क्या कहलाए भाई साहब, गोंडवाना लैंड कहलाए, जहां पर यहां पर अपने को इंडिया भी देखने को मिल रहा है। आप फोटो में देखोगे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको टेथी सागर देखने को मिलेगा। यानी कि अपने भारत के पास में क्या है सर, अपने भारत के पास में टेथी सागर है और अपने गोंडवाना लैंड है। यानी कि अपने भारत में टेथी सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलते हैं, अपने अगारा लैंड से कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यही बात लिख रखी है, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, जब मनुष्य धीरे धीरे पत्थर का प्रयोग करना सीख रहा था, उस समय सारा का सारा विश्व है ना, संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में हुआ करता था। पूरा विश्व अभी जैसे मैंने दिखाया एक पिंड के रूप में, यानी इस प्रकार से पूरा विश्व एक पिंड के रूप में हुआ करता था, जिसे अपन क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे इसको। ये बात मैंने बता दी तुम्हें। ठीक है सर। जिसे पेंजिया कहते थे, इसके चारों ओर जो सागर था वो क्या कहलाता था, पेंथालासा सागर है वो कहलाता था। इसके चारों ओर पानी था, ये क्या कहलाता था, पेंथालासा सागर कहलाता था। ठीक है। पेंजिया के आगे जाकर दो भाग बन जाते हैं। कौन कौन से सर, यानी कि अंगारा लैंड उत्तरी भाग, यानी कि ऊपर का जो भाग बना उसको हमने कहा अंगारा लैंड, और नीचे का जो दक्षिण में भाग बना उसको हमने कहा गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो पानी आ गया ना सागर वाला, उसको हमने कहा भाई साहब ये टेथिस महासागर है। राजस्थान में केवल गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। अपना जो एग्जाम से क्वेश्चन आता है ना वो यहां से आता है। राजस्थान में किसके अवशेष पाए जाते हैं, राजस्थान में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। ये आपका गोंडवाना लैंड है, यहाँ पर अपना भारत है, और ये निकट टेथिस सागर है। तो राजस्थान में जो बाद में अवशेष बने, जैसे अरावली बनी है, मरुस्थल बना है, फिर अपना ये पठारी क्षेत्र बना है, नदियों वाला क्षेत्र है, ये यानी कि गोंडवाना लैंड और टेथी सागर से मिलकर बने हैं। यहां तक अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो आराम से पूछ सकता है। अब यानी कि मैं आगे राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटूंगा। देखिए राजस्थान में सर किस प्रकार से भौतिक प्रदेश है। देखो राजस्थान में सबसे पहले अगर किसी ने भौतिक प्रदेशों में बांटा तो उस वैज्ञानिक का नाम था वीसी मिश्रा। उनकी एक पुस्तक आती थी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में बांट दिया। फिर कौन कौन से 7 भाग थे, जैसे पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क है, नहरी है, अरावली है,
पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश है और चंबल बीहड़ प्रदेश है। इनका तुम्हें नामों का रट्टा नहीं लगाना है, केवल एक दो बार पढ़ने हैं। तो इन 7 नामों की रट्टा लगाना शुरू हो जाओ। केवल अपने को जो याद करने वाली बात है ना, बस इतनी है कि राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा था। तो राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटा था वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। मतलब हिंदी में बात करें, ज्योग्राफी का मतलब भूगोल और राजस्थान का मतलब राजस्थान, हिंदी में बात करें तो राजस्थान का भूगोल। और ये भाई साहब डॉक्टर वीसी मिश्रा की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि राजस्थान को हम 7 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। हाँ, दूसरी पारी का डाल दूंगा। अरे भाई कॉपी पेस्ट मत करें ना, टाइम मिलेगा डाल दूंगा, मत चिंता करें, थोड़ी देर बाद में डाल दूंगा। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वह समझ ले, बाकी तू चाहो तो खुद भी मिला सके, मैं डाल दूंगा। अरे मैं बैठा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो, तो मैं सब डाल दूंगा। ओके चलो भाई, तो राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा, डॉक्टर वीसी मिश्रा ने बांटा। कितने भागों में बांटा सर, 7 भागों में बांटा। अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो केवल इतनी है। इन 7 नामों के तुम रट्टा मत लगाना, केवल 2-3 बार पढ़ लेना। फिर भी जैसे मान लो कि एग्जाम में आ जाए ना कि सर कौन सा है कौन सा नहीं है, तो अपन से कर सकते हैं। बाकी यहां से बहुत कम संभावना है कि इनसे सवाल पूछ ले। हाँ, इतना जरूर पूछ सकता है। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था वीसी मिश्रा, जिनकी एक पुस्तक आती है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का भूगोल। ये 7 भौतिक प्रदेश मैंने बता दिए, हालांकि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगभग वैज्ञानिकों की बात करें ना तो वो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। वो ही अपने को पढ़ने हैं, वो ही इंपॉर्टेंट है। मान लो कि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तुम्हारे सामने ऑप्शन में 7 भी मिल जाएगा और तुम्हारे सामने ऑप्शन में 4 भी मिल जाएगा, तो सर क्या करके आएंगे, हमें बिल्कुल 4 ही उत्तर देना है, हमें 7 की तरफ जाना ही नहीं है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, यानी कि 99% जो हमारे भूगोल के भूवैज्ञानिक है ना वो ये कहते हैं कि राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। जैसे हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक आती राजस्थान का भूगोल, और वो बड़ी प्रमाणिक किताब है भाई। आप तो मत लेकर आना, क्योंकि देखो वो किताब उनके लिए है जो किताबें लिखते हैं, जिनको प्रमाणिक स्रोत देना होता है। तुम्हारे लिए तो ब्रह्मास्त्र खूब है, उसको पढ़ लेना। तो हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है राजस्थान का भूगोल, और उसमें उन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और ये नाम अपने को ध्यान रखने हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम अपने को ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले इधर तो मरुस्थल है, उसके बाद में अरावली है, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, फिर यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, जिसमें इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और ये अपने 4 भौतिक प्रदेश कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हमारा टॉपिक वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से भौतिक प्रदेश है सर, राजस्थान में मरुस्थल कहां पर है, राजस्थान में अरावली कहां पर है, राजस्थान में यानी कि मैदानी क्षेत्र जहां से नदियां बहती हैं वो कौन सा क्षेत्र है, और राजस्थान में पठारी क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ईआरओ के अंदर भी यहां से बहुत शानदार सवाल पूछे गए थे, 3-4 सवाल आए थे। ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है भाई। ये आप यानी कि किताब देख लो, हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है राजस्थान का भूगोल, हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है, बड़ी शानदार और प्रमाणिक किताब है। ओके, तो यानी कि राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। सर कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश हैं, अब ये देख लो भाई। यानी कि ये अपना राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप में ये जो आपको पीला पीला सा कलर दिखाई दे रहा ना, यहां पर यानी कि भाई साहब मरुस्थल फैला हुआ है। मरुस्थल को मतलब तो जानो ना थे, यानी कि रेत का टीला दोरा, यहां पर मरुस्थल ही मरुस्थल है भाई साहब। यानी कि इसमें जो जिले आएंगे वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आएंगे। ये पूरे राजस्थान का अकेला यानी कि 62% के लिए लेता भाई, लगभग यानी कि 62% इसके पास में है। 2/3 क्षेत्र यानी कि केवल राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश है। इसलिए यानी कि जब भी अपन कहते हैं ना कभी हम राजस्थान से हैं, तो अगले आदमी के दिमाग में आता अच्छा राजस्थान से है, मतलब तू तो रेत के दौरों से है। अब जैसे मान लो कोई डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, कोई कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का है, तो वो बेचारा जानता ही नहीं मरुस्थल क्या होता है।
भाई मरुस्थल में धूल तो हमने खाई है बचपन से लेकर आज तक, क्योंकि हम इसी मरुस्थलीय प्रदेश में पले बड़े हैं, इसी में आगे बढ़े हैं, तो हमें पता है मरुस्थलीय। तो बाकी इनको थोड़ी पता, मान लो ये क्षेत्र के, ये जिले के जो अपने बच्चे हैं वो थोड़ी जानते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। उनके लिए तो एक प्रकार से टूरिस्ट है भाई, चलो देख के आते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। हमारे लिए तो सजा है, हमें इधर आकर सुकून मिलता है, ये इधर जाते हैं भाई टूरिस्ट मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, कि चलो भी अपन यानी कि मरुस्थल को देखते हैं। तो यानी कि इसमें कौन कौन से मरुस्थलीय प्रदेश में जिले हैं अपने को ये पढ़ना है। फिर ये अपनी अरावली गुजरती है भाई, अरावली किन किन जिलों से गुजरती है वो पढ़ना है। यानी कि नदियों वाला क्षेत्र, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके बारे में पढ़ना है, और पठारी क्षेत्र हमें ये पढ़ना है। सारी बात मैं एक एक विस्तार से बताऊंगा, ठीक है, एक एक विस्तार से चर्चा करूंगा भाई। सबसे पहले का सर मरुस्थल किस प्रकार का होता है, टेंशन मत लो, अगर किसी ने मरुस्थल नहीं देखा ना तो भी मैं तुम्हें इतना शानदार बताऊंगा कि तुम्हें लगेगा सर मरुस्थल के बीच में ही खड़े कर दियोगा माने, है ना। चलो आगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे। लेकिन अब यानी कि हमने इन चारों प्रदेशों को थोड़ा सारणी के द्वारा बांटा है भाई, यानी कि पहले कौन सा प्रदेश बना था, उसके बाद में कौन सा बना था, यहां से सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये देखो चारों भौतिक प्रदेशों की मैंने थोड़ी सी विशेषता लिख दी, यहां पर लिख दिया, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। थोड़ा सा मैंने सारणी के द्वारा इसको बताया है। जैसे यानी कि बनने का क्रम या समय, इन चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले कौन बना था भाई, अरावली है, ठीक है, थार का मरुस्थल भी है, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश भी है, नदियों वाला क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। इन चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले कौन बनी थी भाई, सबसे पहले बनी थी अरावली, यानी कि सबसे प्राचीन है ना, इन चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन है अरावली। सर कितनी प्राचीन है, यानी कि लगभग 160 करोड़ साल पहले की है। उस युग को हम प्री कैम्ब्रियन काल कहते थे। यानी कि अरावली कितनी प्राचीन है, अरावली लगभग यानी कि 160 करोड़ पहले की है भाई। अपने को याद नहीं करना रे, मैं केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए बता रहा हूं कि मुझे पता है, ठीक है। बाकी रट्टा मत मारने लग जाना 160 करोड़ साल पहले की अरावली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। याद उतना ही करना है जो मैंने लिखा रखा है, वो बाकी बातें केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे ये भी पता है, बाकी इसमें ज्यादा ज्ञान मत बढ़ाना, ठीक है। अब देखो यानी कि अरावली सबसे प्राचीन है, इन चारों में सबसे प्राचीन कौन सी, अरावली, लगभग यानी कि 160 करोड़ साल पहले की है। इसको हमने क्या कहा, प्री कैम्ब्रियन काल का। उसके बाद में दूसरा प्राचीन है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटेशियस काल कहते हैं। लगभग यानी कि 145 करोड़ साल पहले का समय, जिसे हम डायनासोर का काल कहते थे, यानी कि इस समय यानी कि डायनासोर पाया जाता था। यानी क्रिटिसिस काल लगभग ये कहते हैं 145 करोड़ साल पहले का पृथ्वी के ऊपर जो समय था ना, उसे हम क्रिटिसिस काल कहते थे। और उस समय अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बना था। एक बात मैं भी बताते हूं, देखो 1 नंबर मरुस्थल है, ठीक है सर, 2 नंबर पे अरावली है, 3 नंबर पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और 4 नंबर पर यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। यानी कि 1 और 3 में आपको लगभग समानता देखने को मिलेगी, और 2 और 4 में आपको समानता देखने को मिलेगी, यानी 2 और 4 में समानता देखने को मिलेगी, लगभग ये समानता देखने को मिलेगी। 1 और 3 में देखने को मिलेगी, 2 और 4 में देखने को मिलेगी। जैसे यानी कि सबसे प्राचीन ये है, 2 नंबर पर ये प्राचीन हो गया। फिर देखो यानी कि तीसरा प्राचीन और चौथा प्राचीन, तीसरा प्राचीन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी कि प्लेस्टोसिन प्रारंभिक, ये लगभग कहते हैं भाई 20 लाख पहले का समय था, यानी कि लगभग 20 लाख साल पहले का जो समय था ना, उसे कहते थे प्लेस्टोसिन प्रारंभिक। और उस समय अपना राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश बना था। और इसके बाद में अंतिम अपना है चौथा प्राचीन, यानी कि मरुस्थल। मरुस्थल तो कहते हैं कि सबसे लास्ट में बना था, क्या सबसे लास्ट में जो बना था वो कौन सा था, मरुस्थल था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेस्टोसिन उत्तर कहते हैं भाई। ये लगभग कहते हैं कि 1,38,000 साल पहले का समय है, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। इनमें ज्यादा इतना याद नहीं रखना भी कौन सा समय क्या है, अपने को ये ध्यान रखना इन समयों को थोड़ा सा नाम दिया गया है, यानी कि प्लेस्टोसिन उत्तर लगभग यानी कि 1,30,000 साल पहले का ये समय था। फिर यानी प्री कैम्ब्रियन 160 करोड़ साल पहले का जो समय था उसको हमने प्री कैम्ब्रियन काल कह दिया। फिर प्लेस्टोसिन प्रारंभिक है, फिर यानी कि क्रिटिसिस काल है। इसको इस प्रकार से केवल नाम दिए गए हैं। इनमें हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन बनी थी, सबसे प्राचीन अरावली है। अरावली के बाद में दूसरा प्राचीन कौन है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है।
इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश बना और सबसे लास्ट में बना मरुस्थल। तो तुम्हें लगता है कि सर मरुस्थल, अरे मरुस्थल तो आज को है, रामायण के अंदर मरुस्थल बने हो जाएगी। अभी मैं कहानी बता दूंगा ताने, ठीक है। यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई तो बताओ भाई। कर देंगे रे, कर दे, कॉपी पेस्ट मत करो तुम, बाद में कमेंट कर देना। मैं देखो अभी क्लास से संबंधित बातें पूछ लो, ये बातें तुम फोन करके कह सकते हो, तुम्हारी हर बात मानता हूं, फिर क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम। ठीक है, अभी मजे से पढ़ो आराम से, जो अपन पढ़ रहे ना इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो भाई। आ जाओ। तो बनने का क्रम तुम्हें ध्यान हो गया। युग यानी का जो समय है वो भी यानी का कौन सा था, ये भी अपने को ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। क्षेत्रफल यानी का अपना जो मरुस्थल है ना वो लगभग यानी का 62% भाग पर फैला हुआ है। अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दूं ना तो 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है, राजस्थान के मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान का अगर क्षेत्रफल 100% है ना, इस 100% के ऊपर 61.11% भाग पर तो केवल मरुस्थल है, यानी कि लगभग 2/3 बात होगी, यानी कि लगभग 2/3%। देखो अब यानी कि बार बार में एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, मरुस्थलीय प्रदेश का। कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ, 61.11 तो बहुत कम देते हैं, लगभग जो आंकड़ा देते हैं ना वो देते हैं 62%। और 62% के अलावा भी जो सबसे अच्छा आंकड़ा देते हैं वो देते हैं 2/3। 2/3 का मतलब समझते हो, 2/3 का मतलब होता है लगभग 66%। तो लगभग यानी कि 2/3 भाग के ऊपर अपना मरुस्थल फैला हुआ है भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद में 9% यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल के 9% भाग पर अरावली है और 10% इसमें जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की जितनी जनसंख्या ना उसके 10% जनसंख्या अरावली वाले जिलों में निवास करती है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती है, अपने मरुस्थल में निवास करती है। और ये राजस्थान की धरती है जिस धरती के ऊपर मरुस्थल है और फिर भी सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। ये देखो हमारी यानी कि तुम सूर्य गाथा लिख सकते हो चाहे कैसे भी बात करो, लेकिन मरुस्थल में लोग रहना पसंद नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल है ना सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है और इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं क्या, यानी कि 61.11% भाग के ऊपर फैला हुआ है। और हमारे राजस्थान के 40% लोग इसी मरुस्थल में रहते हैं। अरावली राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है और इसमें से 10% लोग हमारे राजस्थान के निवास करते हैं। 23% भाग के ऊपर पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें ज्यादा जिले भी आते हैं, मतलब इसमें ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि लगभग 39% रहते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्षेत्रफल तो 23% ही है और फिर भी यहां पर 39% लोग निवास करते हैं, ये कैसे, क्योंकि ये नदियों वाला क्षेत्र है। और लगभग यानी कि राजस्थान में जो भी सभ्यता विकसित हुई ना सब यानी कि नदियों किनारे हुई है। जैसे हम राजस्थान के इतिहास में सभ्यता पढ़ते ना तो हर कोई सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसी है। आज भी लोग यानी कि नदियों के किनारे रहना पसंद करते हैं जहां पर पानी हो। या आपा कोई घर लेवा जमीन लेवा तो सबसे पहले आई देखा के पानी किसो है, पानी मीठो है खारो है। अगर कोई लड़की की आप रिश्तो करा तो भी देखा उनका पानी की शौक लागे गए, तो आप सारी चीज देखा जहां पर रहने का पानी होगा वहां पर तो वैसे भी लोग ज्यादा रहेंगे। तो यानी कि 23% भाग के ऊपर 39% जनसंख्या निवास करती है। और उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जिसमें 6.89% क्षेत्रफल है और इसमें 11% जनसंख्या है वो निवास करती है। ये केवल नॉर्मल यानी कि प्रारंभिक सी बातें बताई हैं। यहां तक अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकते हो, फिर मैं आगे चलता हूं भी। कुछ नहीं बताया, सिर्फ बनने का क्रम बता दिया मैंने, इनका युग बता दिया, ठीक है, यानी इन काल को हमने क्या क्या समय का नाम दिया था। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों साथ साथ में याद करनी है तभी याद होगा। 61.11% भाग के ऊपर है, 40% जनसंख्या निवास करती है, 9% भाग पर है, 10% जनसंख्या निवास करती है। और सर 23% भाग पर है, 39% जनसंख्या निवास करती है और 6.89% भाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं कहते को तुम सर समझाओ क्या। फिर यानी का भारत के भौतिक प्रदेश का हिस्सा लगभग यानी का हम भारत को 5 या 6 भौतिक प्रदेशों में बांट देते हैं। कुछ किताबें 5 बताती हैं, कुछ यानी का 6 बता देती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का महान पर्वत वाला भारत है जिसमें हिमालय आता है, द्वीप आ जाते हैं, तटीय मैदान आ जाते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान आ जाते हैं और भारतीय रेगिस्तान आ जाते हैं। तो भारत को हमने लगभग यानी का 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है।
तो उसमें से राजस्थान वाला ये जो क्षेत्र है ना, वो यानी कि कौन कौन सा आता है। यानी कि इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने पहले कहा था कि 1 नंबर और 3 नंबर का आपस में संबंध रहेगा, और 2 नंबर और 4 नंबर का आपस में संबंध रहेगा, बस कर दो, यानी कि लगभग समान मिलेंगे। 1 नंबर और 3 नंबर, यानी कि देखो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान से बने हैं, यानी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों किससे बने हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान से बने हैं। और 2 नंबर 4 नंबर में समानता देखने को मिलेगी, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी। हमने यानी कि भारत को इसी प्रकार से लगभग 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो उसमें यानी कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं भारत वाले, तो इसमें कहा गया है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान कौन कौन से, 1 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर 4 नंबर सेम बने हैं। और यहां पर भी देख लो, यानी 1 नंबर 3 नंबर तो सेम बने हैं, टेथिस सागर और टेथिस सागर। 1 नंबर कौन सा, मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी टेथिस सागर से मिलकर बने हैं। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं सर टेथिस सागर क्या होता है। हाँ सर आपने बताया था, पेंजिया थी, बीच में पानी आ गया और उस पानी को हमने क्या कहा था, टेथिस सागर कहा था। और ये देख लो, ये दोनों यानी कि गोंडवाना लैंड से मिलकर बने, 2 नंबर और 4 नंबर, ये गोंडवाना लैंड से मिलकर बने हैं। ये जो पेंजिया थी, इसका निचली भाग क्या कहलाया था, गोंडवाना लैंड कहलाया था। ठीक है, ओके सर। और वर्षा यहां पर कितनी होती है, वर्षा यानी कि जब मैं तुम्हें जलवायु पढ़ाऊंगा तो तुम और भी अच्छे से समझ जाओगे सर वर्षा क्या होती है, किस प्रकार से हमारी बारिश होती है, तो वहां पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यानी कि इस मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। फिर यानी कि इस अरावली के अंदर 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। नदियों वाले क्षेत्र में 60 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, और यहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है। तो ये हमने थोड़ा सा सारणी के माध्यम से इनको अलग अलग किया है, समझ गए। चलो भी आगे, सबसे पहले अपन जिसकी चर्चा करेंगे उसका नाम है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि हमें चारों पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। भाई हमने यानी कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। और सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे। मरुस्थल है तो भाई साहब मरुस्थल का तो नाम ही क्या मरुस्थल है। तो हमारे राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, हमारे राजस्थान में थार का मरुस्थल पाया जाता है। मरुस्थल तो समझोगे, ये जो रेत का दोरा हो ना, रेत का टिल्ला टिब्बा अन्न के को मरुस्थल कम है। ठीक है, लेकिन क्या हमारे राजस्थान में हमेशा इसी प्रकार से मरुस्थल था, तो आज हमें यानी कि इस प्रकार से मरुस्थल देखने को मिल रहा है। क्या हमेशा इसी प्रकार से मरुस्थल था, नहीं। कहते हैं कि 7,000 साल पहले यहां पर एक समुद्र हुआ करता था। भाई मैं रामायण की बात बता रहा हूं, इसमें हो सकता है और भी कई सारी चीजें हों, लेकिन वैज्ञानिक इस बात का प्रमाण देते हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा। रामायण में इस बात का जिक्र किया गया है। भाई आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको थोड़ी बहुत कहानी पता भी होगी कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए 3 दिन तक समुद्र की तपस्या की थी। समुद्र ने कोई दर्शन नहीं दिए। भगवान राम वो नाराज हो गए, उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र निकाला तो वैसे निकल समुद्र देवता प्रकट हो गए। बोला महाराज गलती होगी क्या करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही बिजी हो गए। भगवान ने कहा कि मुझे श्रीलंका जाना है क्या, तो मुझे रास्ता दोगे। बोला मैं रास्ता तो कैसे दूं, क्योंकि मेरे समुद्र में खूब सारे जीव जंतु रहते हैं क्या, और आप तो भगवान हो, आपके नाम से तो पत्थर भी तैर जाएगा क्या। अगर आप यानी कि अपने पत्थर के ऊपर खुद का नाम लिखोगे ना तो वो भी तैर जाएगा। तो आप यानी कि पुल बना लेना, उसी के ऊपर आप आराम से श्रीलंका चले जाना। अगर मैं रास्ता दूंगा तो इसमें खूब सारे जीव जंतु रहते हैं, सारे सारे परेशान हो जाएंगे, कुछ जीव जंतु मर भी जाएंगे क्या। भगवान ने बोला चलो ठीक है, मैं तो पत्थर का पुल बना लूंगा क्या। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र का क्या करूं, ये तो मैंने यानी कि चढ़ा दिया भाई, अब यानी कि मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा क्या। कहते भी हैं यानी कि कमान के ऊपर आपने तीर चढ़ा लिया, फिर तो कहीं ना कहीं तो जाएगा कभी। तो समुद्र ने कहा कि प्रभु देखोगे, यानी यहां की बात है, श्रीलंका की बात है, यानी उस क्षेत्र में मरु कांतार में भी एक समुद्र है। यानी कि वाल्मीकि जी ने इसका जिक्र किया है बहुत अच्छे तरीके से, यानी इस क्षेत्र में भी एक समुद्र है क्या, और उस समुद्र में राक्षस रहते हैं, और वो मेरे को बड़ा परेशान करते हैं मेरे को आके क्या। यानी कि मेरा कभी जल भी खराब कर देते हैं, मेरे जीव जंतुओं को मार भी देते हैं। तो आप प्रभु अपना जो ब्रह्मास्त्र है ना वो यहां पर छोड़ दो कभी। और कहते हैं भगवान श्री राम ने अपना ब्रह्मास्त्र इसी दिशा में छोड़ दिया, और यहां पर जो समुद्र था ना, सारा का सारा समुद्र सूख गया भाई। और जहां पर पानी सूख जाता है उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इस प्रकार से मरुस्थल का निर्माण होता है। आप कहोगे सर इस बात की क्या प्रमाण है कि यहां पर पहले कभी समुद्र हुआ करता था। आगे हम पढ़ेंगे,
यहां पर जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, जैसे सेकंड ग्रेड में भी आया था। राजस्थान में जुरासिक काल के अवशेष कहां पर पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। जैसलमेर में खूब सारे जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। जुरासिक काल मतलब यहां पर मछली के अवशेष मिले, मछली की हड्डियां मिली हैं, डायनासोर के अवशेष मिले हैं, जलीय जीवों के अवशेष मिले हैं, ऐसे जीवों के अवशेष मिले हैं जो समुद्र में रहते हैं। तब हमने अनुमान लगाया कि वास्तव में यार यहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था, क्योंकि जब यानी कि यहाँ से खुदाई हुई तो नीचे से अवशेष मिले मछली के, डायनासोर के, जो मतलब पानी के अंदर रहते हैं। तो हमने कहा कि वास्तव में यार फिर तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ करता था? समुद्र हुआ करता था। तब हमने कहा कि पहले तो यहाँ पर समुद्र था, अब यानी कि थार का मरुस्थल है। तो सर ये थार का मरुस्थल किन देशों में है? ये दो देशों में फैला हुआ अभी, एक तो भारत में और एक पाकिस्तान में। ये अपना पूरा का पूरा भारत दिख रहा है और ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है। यानी ये जो थार डेजर्ट है ना, देखो इंग्लिश में लिख भी रखा है थार डेजर्ट, मतलब थार का मरुस्थल। हिंदी में बात करें तो ये थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है। सर भारत में कहां पर है? यानी कि भारत के 4 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये थार का मरुस्थल यानी कि अकेला 85% भारत में है भाई। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, 15% है। यानी कि अकेला 85% थार का मरुस्थल भारत में है, और इसमें से भी 62% राजस्थान में है। अकेला 62% यानी कि राजस्थान में है, ये थार का मरुस्थल है। आप इसकी फोटो देख ही सकते हो आराम से। तो भारत के 4 राज्यों में फैला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान के अंदर है अभी। ये थोड़ी सी बात है वो कर लेते हैं थार के मरुस्थल की। तो सबसे पहले क्या, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 7000 वर्ष पूर्व है, जिसे अनेक प्लेस्टोसिन हिमयुग कहा गया है। इसमें राजस्थान में वनों की उपस्थिति, यानी कि यहाँ पर वन हुआ करते थे, यहाँ पर कभी समुद्र भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर थार का मरुस्थल है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? भारत में है। यह भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है, और पूरा का पूरा थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है भाई। ये आप फोटो देख सकते हो, ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही थार के मरुस्थल की है, लगभग यानी कि भारत पाकिस्तान में फैला हुआ, जिसमें से 62% तो अकेले अपने राजस्थान में है। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, अगर आपने टिब्बा देखना हुआ है तो आराम से राजस्थान में दिख जाएगा, ऐसा पाकिस्तान में भी देखने मिल जाएगा, यो कि है मरुस्थल है। तो सर इस मरुस्थल में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? इस थार के मरुस्थल में राजस्थान के 16 जिले आते हैं भाई। गंगानगर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जालोर। यानी कि ये जो 16 जिले हैं ना, ये 16 जिले इस थार के मरुस्थल में आते हैं। इन अगर 16 जिलों में आप कभी जाओगे तो आपको मरुस्थल देखने को मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा भाई। तो राजस्थान में मरुस्थलीय जिले, यानी कि अगर आपने राजस्थान का मैप भरा है तो इस क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? मरुस्थल में आएंगे भाई। सर इस मैप में कौन कौन से जिले आ गए? इस मैप में राजस्थान के 16 जिले आ गए, ये मैंने तुम्हें बताया। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये लो पूरा का पूरा संभाग आ गया भाई। ठीक है, यहां पर तो हमने खूब मरुस्थल देखे हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जैसलमेर। ठीक है, हनुमानगढ़ दोबारा से रिपीट कैसे हो गया? जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन और जालोर। यानी कि इसमें कितने जिले? 16 जिले। कौन सा रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ, ये हनुमानगढ़ 2 बार रिपीट हो गया भाई। ठीक है ना, ये हनुमानगढ़ को काट देना, वैसे किताब में तो करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ठीक है, किताब में तो पूरे के पूरे 16 ही है। ओके, ये थोड़ी सी यहाँ पर हनुमानगढ़ यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, इसलिए इसको क्या कर देंगे? हम डिलीट कर देंगे भाई। ठीक है, किताब में टेंशन मतलब एकदम सही लिखा हुआ है तुम, ये थोड़ा सा भाई ने इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया। तो मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? राजस्थान के मरुस्थल में 16 जिले आते हैं। फिर मैंने नीचे लिखा कि अरावली के पश्चिम में 17 जिले हैं। सर ये क्या बात हुई? मरुस्थल में आपने जिले बताए 16 और अरावली के पश्चिम में जिले बता रहे हो 17। देखो सिरोही एक ऐसा जिला है जो अरावली के पश्चिम में है, लेकिन सिरोही में मरुस्थल नहीं है। यानी कि ये मैंने पूरा का पूरा बताया, यानी इसमें जो जिले आएंगे ना वो मरुस्थल में आएंगे। ठीक है, फिर यहां से अपनी अरावली निकलती है। अभी देखो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो है अरावली की, ये अपनी अरावली की फोटो है। यानी ये अरावली होगी, और अरावली के इधर यानी कि कितने जिले हैं? अरावली के इधर सर 17 जिले हैं। इधर यानी कि पश्चिम में।
अरावली का उत्तर ये हो गया, देखो उत्तर ये हो गया, ऐसे अरावली निकलती है अपने, उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया। अरावली का पूर्व ये हो गया और अरावली का पश्चिम ये हो गया, यानी कि जितने भी जिले हैं ना ये मरुस्थल के, ये सारे के सारे अरावली के पश्चिम में है। अब सिरोही जिला यहां पर आता है भाई, सिरोही जिला अरावली के पश्चिम में आता है, लेकिन सिरोही के अंदर मरुस्थल नहीं है। यही बात आपको ध्यान रखने, कभी आप अगर माउंट आबू घूमने जाओगे तो वहां पर आपको मरुस्थल देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर तो पहाड़ी इलाका है। इसलिए कहा गया है, अगर आपको पूछ ले सिंपल सा क्वेश्चन का, अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, सर 17। वैसे सिंपल सा पूछे कि राजस्थान में कितने जिले मरुस्थलीय हैं, तो राजस्थान के 16 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है। और अरावली के पश्चिम में कितने जिले, अरावली के पश्चिम में 17 जिले हैं। ये सर 17वां कौन सा, इसका चक्कर पड़ रहा है सिरोही का। सिरोही अरावली के पश्चिम में जरूर आता है, लेकिन सिरोही क्या है, मरुस्थलीय नहीं है। सिरोही में कोई मरुस्थल नहीं है, सिरोही में तो पहाड़ियां पहाड़ियां हैं। ठीक है, हाँ सर एक बार टिप्पणी देख लो, क्या टिप्पणी देखो, तुम कॉपी पेस्ट करते हो, तुम कोई बात तो पूछते नहीं कला से संबंधित। समझ में आया, राजस्थान के अंदर 16 जिले मरुस्थल में आते हैं। अरावली के पश्चिम में अगर पूछ ले तो अरावली के पश्चिम में 17 जिले हैं, क्योंकि ये अपनी अरावली है और इस अरावली के पश्चिम में सारा का सारा मरुस्थल है। अरावली मरुस्थल को रोकने का काम करती है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ये पूरी के पूरी अपनी अरावली गुजर रही है। अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, 17 जिले हैं। हालांकि 16 जिलों में ही मरुस्थल फैला हुआ है, सिरोही में मरुस्थल नहीं है, क्योंकि सिरोही में तो पहाड़ियां पहाड़ियां हैं भाई। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। सर ये क्या बात हुई, मतलब मरुस्थल है ना लगातार आगे बढ़ रहा है भाई, रुकने वाला तो नहीं है। अगर मरुस्थल को रोकने का किसी ने काम किया है तो वो है अरावली, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हाड़ौती और मेवाड़ वाले भी मरुस्थल के दर्शन कर लेंगे। क्योंकि हम जिस प्रकार से अरावली को तोड़ रहे हैं ना, इंसान खुद के स्वार्थ के लिए अरावली से खनिज निकाल रहा है, अरावली की पहाड़ियों को तोड़ रहा है, तो जब यहां पर बीच में अरावली नहीं रहेगी तो सारा का सारा मरुस्थल आगे आ जाएगा भाई। कि टेंशन मत लो तुम, फिर मेवाड़ वालों और हाड़ौती वालों, फिर तुम भी आराम से मरुस्थल के दर्शन करना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली मरुस्थल होता क्या। अभी तुम दूर दूर बैठे हो इसलिए वहां पर पिकनिक मनाने जाते हो, है ना, दूर का ढोलता नाच चला गया सारा ने, जो इसमें रहता है उसको ही पता है मरुस्थल क्या होता है। तो मरुस्थल का विस्तार लगातार कैसे और पश्चिम से पूर्व की ओर, समझे नहीं, देखो ये मरुस्थल हो गया, यानी इस प्रकार से मरुस्थल है अपना। ठीक है, ये यानी कि उत्तर है और ये दक्षिण है भाई, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसमें क्या लिखा गया, जो मरुस्थल है ना लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, यानी कि मरुस्थल ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लगातार धीरे धीरे मरुस्थल आगे बढ़ रहा है भाई। लेकिन यहां पर आ जाती है अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला इस मरुस्थल को रोकने का काम करती है। हालांकि बेचारी खूब रोक रही है। हमने क्या पढ़ा कि 61.11% भाग पर है ना वो यानी का मरुस्थल फैला हुआ है, लेकिन हकीकत रूप से सही देखे ना, सही रूप से मरुस्थल 58% ही है। तो सिर्फ 2-3% कहां पर चला गया, ये 2-3% चला गया अरावली के अंदर है। यानी कि अरावली की कुछ जो पहाड़ियां ना वो यानी कि टूटी हुई सी हैं, क्योंकि हमने उनको तोड़ दिया। तो जो 2-3% है ना, वो 2-3% अरावली की पहाड़ियों के बीच में चला गया। तो अरावली पर्वतमाला है इस मरुस्थल को रोकने का काम कर रही है। और आप खुद देख लो, यानी अगर आप मरुस्थल को देखोगे ना तो इस प्रकार से देखो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। इस मरुस्थल को आगे बढ़ने को ही क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसी मरुस्थल का मार्च कहते हैं। कभी आपने अखबार पढ़ा हो तो आपने खूब सुना होगा, आज पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आज चुनाव के मद्देनजर सेना के जवानों ने पुलिस के साथ में फ्लैग मार्च किया, यानी कि मार्च का मतलब होता आगे बढ़ना। और उसी प्रकार से ये जो मरुस्थल है ये भी भाई साहब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसको क्या नाम देगा, इसका नाम देगा मरुस्थलीकरण। तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, मरुस्थल का विस्तार किधर हो रहा है, मरुस्थल किधर आगे बढ़ रहा है। मरुस्थल यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा है। और राजस्थान में 61.11% यानी कि लगभग 2/3, ये ध्यान रखना, लगभग 2/3 भी दे सकता है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान के कितने % भाग पर मरुस्थल है,
61.11 नहीं थी, फिर तुम कहोगे सर 1/4 था, 2/3 था। सर आपने तो बताया ही नहीं था, इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है कि राजस्थान में 61.11% है, मतलब लगभग 2/3 भाग के ऊपर क्या है, रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें ना, तो राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में अपना ये मरुस्थल है भाई। ठीक है। ओके। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ढाल को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सर ढाल किधर है, क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? देखो ये हमारा पूरा का पूरा मरुस्थल है भाई, ये मरुस्थल है, इसको हम याद बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको रट्टा ही नहीं मारेंगे। अभी मैं समझा दूंगा। अभी मैंने क्या बताया सर, अभी आपने बताया इधर तो उत्तर है, इधर अपना दक्षिण होगा, इधर सर पूर्व होगा, और सर इधर पश्चिम होगा, ये तो मैंने बताया था अभी। मरुस्थल कैसे बढ़ रहा है सर, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ऐसे ही बताया था। हाँ सर ऐसे ही बताया था आपने। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये कह रहे कि सर मरुस्थल का ढाल किधर है। एक मुझे बात बताओ, क्या ढाल हमेशा कहां पर होगा? जैसे मान लो कि मैं पानी यहां पर बीकअप, एक लोटा पानी लेकर आता हूं और उसको नीचे गिरा देता हूं, तो पानी किधर जाएगा सर? पानी उधर ही जाएगा जिस दिशा में ढलान होता है। आप हमेशा अपनी छत का ढलान बनाते हो, कमरे का या फिर फर्श का ढलान बनाते हो, तो पानी किधर जाएगा? पानी हमेशा ढलान की तरफ जाएगा। तो इसका अपन आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर इस क्षेत्र का ढलान कहां पर होगा। हमारे राजस्थान में घग्गर नदी आती है, ऐसे बहती है। हमारे राजस्थान में लूनी नदी बहती है, ऐसे बहती है, मतलब सर ढलान नीचे की ओर है भाई। जहां पर रहने का पानी नीचे की ओर आएगा ना, वहीं ढलान होगा। और अगर इस क्षेत्र की बात करें, यानी जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है, हाड़ौती पठार है, इनका ढलान किधर है? इनका ढलान इस दिशा में है, इस दिशा में। संभल जाएगी ऐसे जाएगी, बनास जाएगी ऐसे जाएगी, बाणगंगा जाएगी ऐसे जाएगी। यानी कि इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो इस दिशा में बहती हैं, क्योंकि उनका ढलान इस दिशा में है। यहां पर जो मरुस्थल में नदियां बहती हैं वो ऐसे बहेंगी, क्योंकि इनका ढलान इधर है। अब तुम देख लो भाई साहब, ढलान कौन सी है? यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये आपका उत्तर रहा, ये पूर्व रहा। यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान है, मतलब इस दिशा में आती है नदियां। लूणी बहेगी तो ऐसी बहेगी, घगर बहेगी तो, घगर मतलब इधर से आती नीचे की ओर बहेगी, तो मतलब ढलान इधर है। ठीक है। तो ये तुम आराम से बता सकते हो, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुमसे पूछ ले कभी जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका सामान्य ढाल किधर है, इसका ढलान किधर है, तो इसका ढलान है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है। तो उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि इधर आती है। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका सामान्य ढाल है। रख लोगे ध्यान में। ठीक है। अब यानी कि ये जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है ना, इसके तो ऊंचाई ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ऊंचाई से निचाई की ओर आ रहे हैं, तभी तो ढलान हो गया ना। तो यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है सर? इसकी तो ऊंचाई लगभग यानी कि 300 मीटर है, और इसकी ऊंचाई है 150 मीटर, क्योंकि ये कम है, कम है इसीलिए तो पानी नीचे आ रहा है भाई। ढलान है तो कितना है, इधर तो 300 मीटर है, इधर 150 मीटर, ये भी अपने को ध्यान है रखना है। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, और दक्षिणी भाग की ऊंचाई 150 मीटर है, ये भी अपने को ध्यान रखना भी। ये जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, इसकी लगभग यानी कि सामान्य ढाल है 300 मीटर, और ये जो दक्षिणी भाग है इसकी लगभग यानी कि ढलान है समुद्र से 150 मीटर, क्योंकि ये तो नीचा होगा, नीचा होगा तभी पानी इधर आएगा। ठीक है। अतः थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल में सबसे कम ऊंचाई पर है। ये हमारा पूरा का पूरा थार का मरुस्थल है, और इसमें सबसे कम ऊंचाई के ऊपर भाग कौन सा है? दक्षिणी भाग, क्योंकि ये सबसे कम ऊंचाई के ऊपर है। ये भाई साहब ये भाग नीचा है, मतलब इस भाग में ढलान है, नीचा है तभी तो पानी नीचे की तरफ आएगा। अगर ये ऊपर होता तो फिर नदियां कैसे बहती? ऐसे बहती फिर नदियां। ठीक है। तो इसके आने का समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? कम है। ओके। हाँ। अरे भाई पॉलिटिकल बताएंगे रे भाई, बताएंगे, अभी तो टाइम लगेगा, महीना भर तो आराम से लग जाएगा, अब देख लो, क्लासें मैंने करा रखी हैं। हाँ। चलो आगे, ये मैंने थोड़ी सी थार के मरुस्थल की विशेषता बताई है। मुझे बताओ कि यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकता है। क्या करें भाई सर, रिप्लाई नहीं दे रहे, अरे कौन से प्रश्न का रिप्लाई नहीं दे रहे? अरे पॉलिटिकल की ब्रह्मास्त्र आ जाएगी, टेंशन मत लो तुम, महीना भर तो आराम से लग ही जाएगा। मरुस्थल नहीं देखा है, डूंगरपुर से काली तू मेरे सागा आ जाए फिर आपने। ठीक है। हाँ और बताओ।
सर परीक्षा से पहले सिलेबस पूरा करा दो। कौन सी परीक्षा? देखो भाई, अगर किसी का एग्जाम महीने 1.5 महीने में ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आराम से पुरानी ज्योग्राफी पढ़ लो, वही आएगी। नहीं, कुछ नहीं आएगी। सारी की सारी मैंने यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ा रखी है। सर हमारा एग्जाम तो 3-4 महीने बाद है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? पढ़ लो आराम से। पुराने कहोगे तो आएगी तो वही, लेकिन फिर भी यार देखो, नया अपडेट रहना जरूरी है। बताओ, यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना कंटिन्यू क्लास सर। ओके भाई, चलो फिर। पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्का पिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। इस प्रकार से आपने किताब में फोटो भी देखी होगी और उसके नीचे नाम लिखा हुआ उल्का पिंड। ये क्या है? उल्का पिंड है भाई। सर ये उल्का पिंड होता क्या है? अगर अंतरिक्ष से कोई चट्टान धरती के ऊपर गिरती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ये एक प्रकार की चट्टान ही है, लेकिन ये धरती वाली चट्टान से थोड़ी अलग होती है। ठीक है, होती तो उसी प्रकार से, यानी कि अंतरिक्ष से अगर कोई चट्टान है ना, इस प्रकार से चट्टान टूटती है अंतरिक्ष से। ठीक है, तो अंतरिक्ष से अगर कोई चट्टान टूटकर इस प्रकार से धरती के ऊपर आकर गिर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। और पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा उल्कापिंड कहां पर पड़े हैं? अपने थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। तो जैसे मान लो कि भाई अंतरिक्ष से कहीं पर भी चट्टान टूटकर गिर सकती है। भाई पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, भाई मैदानी प्रदेश में गिर सकती है, पठारी में गिर सकती है, लेकिन देखो कितनी तगड़ी बात है। यानी कि पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड कहां पर गिरे हैं? थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। ये होते हैं उल्कापिंड। अंतरिक्ष से इस प्रकार से चट्टानें टूटती हैं, और ये चट्टानें टूटकर सबसे ज्यादा कहां पर पड़ती हैं? थार के मरुस्थल में पड़ती हैं। तो ये भी बहुत शानदार बात है अपने लिए। आगे देखो, थार का जो मरुस्थल है विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ये बात मैंने तुम्हें क्लास शुरू करने से पहले बताई थी। सबसे ज्यादा लोग थार के मरुस्थल में रहते हैं। मरुस्थल में लोग रहना पसंद नहीं करते, लेकिन थार का मरुस्थल ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सर्वाधिक घना मरुस्थल है ये। ठीक है, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यानी कि यहां पर पेड़ पौधे पनपते हैं, यहां पर जीव जंतु रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का मतलब होता है, यानी कि जैव विविधता वहीं पर ज्यादा पनपेगी जहां पर सूर्य का प्रकाश होगा, जहां पर पानी की मात्रा होगी। और ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। बाकी लगभग ऐसा देखने को मिलता है कि मरुस्थल में वनस्पति नहीं पनपती है, लेकिन सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। यहाँ पर अच्छी वनस्पति भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पर लोग भी खूब सारे रहते हैं, और यहाँ पर पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर मनुष्य देखने को मिल जाएंगे। तो सारे मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। तो थार का मरुस्थल ऐसा है जिसमें सबसे घना, सबसे आबादी और सर्वाधिक क्या है? जैव विविधता है भी। हाँ, यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। सर ये समझे नहीं। यानी ये देखो, ये क्या है सर? ये भारत है। भारत दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर, हमें भारत दिखाई दे रहा है। और भारत और पाकिस्तान में यहां पर क्या है सर? यहां पर थार का मरुस्थल है भाई। ठीक है, यहां पर है ना, यहां पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। ठीक है, यानी कि ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है ना यहां पर, ये मरुस्थल, इसका नाम है भी अफ्रीका के अंदर ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। इसका यानी कि ये उत्तर हो गया इस मरुस्थल का, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। यानी इस मरुस्थल का ये पूर्वी भाग हो गया भाई। यानी अपना ये जो थार का मरुस्थल है ना, इस ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल के पूर्वी भाग में है। यहां पर यानी सारा के अंदर यहां पर आपका मरुस्थल फैला हुआ है। हालांकि मैंने फोटो है ना थोड़ी सी ब्लैक ले ली, और यहां पर पहले नाम भी था ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। यहाँ पर फोटो में नाम लिखा हुआ था। ये थोड़ी सी क्या ब्लैक स्क्रीन है ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है किताब में अगर नाम देखने को मिल जाए तो देखना, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल। ठीक है, तो ये जो मरुस्थल है ना, यहाँ पर भी मरुस्थल है, और उस मरुस्थल का ये पूर्वी भाग है भाई, सब पूर्वी दिशा में है, बस यही है। तो ये थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। और यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों की हम आगे बात करेंगे भी, अवसादी चट्टानें वास्तव में क्या होते हैं। जब मैं खनिज पढ़ाऊंगा ना तो शानदार तरीके से बता दूंगा। क्योंकि देखो, कोयला निकलता है कहां से सर? बाड़मेर है, बीकानेर है, यहां से कोयला निकलता है। अरे सर पेट्रोल निकलता है बाड़मेर से। राजस्थान का मुंबई कहते हैं पेट्रोल को। पेट्रोल के कारण राजस्थान का मुंबई कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल वही निकलता है। फिर अपना बाड़मेर यानी का 2 नंबर पे आ रहे हैं हम।
तो इसलिए यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? यहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें तरल मात्रा होती है। और इन्हीं अवसादी चट्टानों के कारण हमारे थार के रेगिस्तान में कोयला और पेट्रोल मिलता है। अगर हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है ना, तो पेट्रोल के कारण ही है। ठीक है, तो हमारे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और हमारे थार के रेगिस्तान में बढ़िया कोयला निकलता है और बढ़िया पेट्रोल निकलता है। ये तो नॉर्मल सी बात होगी। ठीक है भाई। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है सर, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि हमारे राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं सर। मरुस्थल है, अरावली है, पूर्वी मैदान है और पठारी है। इनमें अगर सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहीं पर देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है हमारे मरुस्थल में। सर ये दैनिक तापांतर क्या हुआ? देखो, दैनिक, दैनिक का मतलब होता है दिन, और तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर। ठीक है, तापांतर मतलब ताप में अंतर आना, यानी कि दिन के तापमान में अंतर आ जाना। सर कैसे अंतर आएगा? आप कभी जैसलमेर घूमने के लिए चले जाओ, मैं को दिन में तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी और रात को अचानक ठंड हो जाएगी। यानी कि दिन में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं है। दिन में तापमान जाएगा 50 डिग्री और रात को एकदम कम हो जाएगा। भाई साहब इतना अंतर, इतना अंतर कैसे आ सकता है, वो भी एक ही दिन में? ये हमारे मरुस्थल की विशेषता है। रात, दिन में गर्मी पड़ती है, रात को अचानक ठंड हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? दैनिक तापांतर कहते हैं। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर वाला प्रदेश कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। ऐसे तापमान का अंतर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप कभी उदयपुर डूंगरपुर घूमने चले जाओ, हो सकता है वहां पर दिन का तापमान 40 हो, तो रात का कितना होगा सर? ठीक है, 40 के बाद में 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, इतना ही अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन आप कभी आओ मरुस्थल में घूमने के लिए, दिन का 50, शाम का 35, 30, इतना इतना अंतर, इतना अंतर कैसे देखने को मिलता है? तो यही विशेषता है हमारे मरुस्थल की। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी है मरुस्थल की, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र नाम दिया है। भाई साहब ये तो एकदम रूखा इलाका है, रूखा सूखा इलाका है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हमारे मरुस्थल को एक नाम देते हैं, उसे क्या कहते हैं? रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। और एक चीन यात्री आया था हेनसांग, जिसकी पुस्तक भी सीयू के, जिस यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, जो हमने राजस्थान के इतिहास में पढ़ लिया है। तो चीन यात्री हेवेनसांग ने इस प्रदेश को क्या नाम दिया है? गुजरात नाम दिया है। ठीक है, तो ये थोड़े से ध्यान रखना भाई, वो यानी का मरुस्थल नहीं कहते। चीन यात्री हेनसांग आया, बोला यार ये इलाका तो गुजरातरा है, यानी कि गुजरात राजस्थान से मिला है और यहाँ पर तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन है, वो इस क्षेत्र को गुजरातरा कहता है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हमारे मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। ये तो बिल्कुल रूखा सूखा इलाका है क्या? और बताओ सर, रेगिस्तान का आगे बढ़ना मरुस्थल का विस्तार ही क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी हमारा जो इस प्रकार से रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है ना, इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं, या फिर रेगिस्तान का महाराज कहते हैं। और इसके लिए नाथना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। आपको ये जो फोटो दिखाई दे रही है ना, ये फोटो कहाँ की है? ये फोटो है नाचना गांव की। ठीक है, नाथना गांव कहाँ है भाई? नाथना गांव जैसलमेर है। और जैसलमेर का नाथना गांव ऐसे है जो नाच नाच कर आगे बढ़ रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। यानी कि नाचना गांव में जो मरुस्थल है ना, वो यानी कि नाच नाच के आगे बढ़ रहा है। और मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? मरुस्थल का इस प्रकार से आगे बढ़ना। ये तुम नाचना गांव की फोटो है ये। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से देखो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है भाई, मरुस्थल तो आगे जाएगा, अरावली उसको रोकने का काम कर रही है। तो ये जो मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, आप इसमें फोटो देख लो, ये मरुस्थल आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे मरुस्थलीकरण हो रहा है भाई, या फिर ये तो रेगिस्तान का मार है, चेक है। और सबसे ज्यादा अगर आपको मरुस्थलीकरण देखना है कि सर मरुस्थल किस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो आप जाओ नाचना गांव। और नाचना गांव में जाकर इस प्रकार से दोहरे देखो और उनकी मिट्टी देखो कि जब हवा के साथ में वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, ओके भाई। ठीक है, तो ये हुई की बात, मैंने बता ही दिया। चलो भाई फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करती है। जब हम यानी कि वर्षा पढ़ेंगे तब तुम और भी
बढ़िया तरीके से इस बात को समझ जाओगे। ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान में ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, मरुस्थल है भाई। तो यानी क्या है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, ये हमारे राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, ये यानी कि ये जो वर्षा रेखा बनती है ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनती है, यानी इधर जो जिलों में बारिश होगी ना वो 50 सेंटीमीटर से कम होगी और इधर होगी तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। मतलब राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम किसने कर दिया सर, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने कर दिया। यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा, यानी का मरुस्थलीय प्रदेश ये सर पूरा का पूरा मरुस्थलीय तो है, और ये मरुस्थल का पूर्वी सीमा होगी, और ये इधर से अरावली गुजरी है, और ये अरावली की कौन सी सीमा होगी, पश्चिमी सीमा होगी भाई। यानी देखो ये मरुस्थल है पूरा का पूरा, हाँ सर ये देखो ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये तो मरुस्थल की पूर्वी सीमा होगी भाई, और ये इधर अरावली गुजरी है, ये अरावली की पश्चिमी सीमा होगी। अरावली का उत्तर ये हो जाएगा, अरावली का दक्षिण ये होगा, अरावली का पूर्व ये होगा, और अरावली का पश्चिम ये होगा। तो यह वर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तथा अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है कि यह तो अरावली की पश्चिमी सीमा है और यही सीमा मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। तो इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कर दिया कि यहां से 50 सेंटीमीटर रेखा गुजर रही है, मतलब मरुस्थल यहीं तक है। और अरावली की पश्चिमी सीमा कौन सी सर, अरावली यहां से गुजर रही है, यही 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। अब यानी कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसी मरुस्थल को हमने आगे दो भागों में बांटा है, एक तो पश्चिमी शुष्क, एक यानी कि अर्ध शुष्क। शुष्क का मतलब है कि जहां पर वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी तो यानी कि होती नहीं है पूरी साल भर बारिश से, और कभी थोड़ी बहुत हो जाती है, उसको हमने कहा शुष्क। भाई साहब बिल्कुल सूखा है, उसमें कौन कौन से जिले आएंगे, उनकी क्या विशेषता है। फिर यानी कि अर्ध शुष्क, यानी कि थोड़ा बहुत, यानी कि जिनमें वर्षा 25 से 50 पाई जाती है, जिसमें हमारा चूरू आता है। ठीक है, तो यानी कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं, तो ये कौन से इलाके हैं, ये अर्ध शुष्क आएंगे जहां पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। इस मरुस्थल को भी हमने आगे दो भागों में बांटा है, एक तो शुष्क है, एक अर्ध शुष्क है। बताओ ये बात नहीं समझ में आई तो आराम से बता सकते हो, बाकी वर्षा वाली बात है ना ये तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी जब मैं तुम्हें जलवायु पढ़ाऊंगा, वर्षा पढ़ाऊंगा। ओके, तब तुम और भी अच्छे से समझ जाओगे सर ये वर्षा का निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बारिश होती है। ओके, चलो समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यानी का मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है उसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, अगर साथ साथ में पढ़ते रहोगे तो एक दिन ज्योग्राफी के किंग हो जाओगे तुम, बाकी तो फिर घूमते रहना भी, 1 महीने बाद में उठाकर देखोगे तो सब यानी का गोल हो जाएगा। चलो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।